तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस कहानी में एक नई कहानी है। अलाउद्दीन के बाद कौन सा था था दिल्ली पे। आज हम उस कहानी पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने जलालुद्दीन हमने खिलजी पढ़ लिया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लिया था। उसके बाद जब अलाउद्दीन लंबे समय तक बीमार पड़ जाता है, उसके बाद किसका शासन आता है दिल्ली गद्दी पर, तो वो आज की कहानी में हम देखने वाले हैं। एक निश्चित कहानी है। उसके बाद अलाउद्दीन के बाद छोटे छोटे 3 शासक आते हैं, जो कि सबसे पहले अगर हम देखें तो शिहाबुद्दीन आता है, उसके बाद मुबारक शाह आता है खिलजी, उसके बाद नासिरुद्दीन आता है। तो आज इन तीनों को हम कवर करेंगे। उसके बाद तुगलक वंश की ओर बढ़ जाएंगे। किसकी ओर? तुगलक वंश की ओर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, कहानी स्टार्ट करने से पहले, तो आज कहानी किसकी बात कर रहे हैं हम? शिहाबुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन शाह खिलजी। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि ऐतिहासिक शोध क्या है इसके विषय में जानकारी के लिए, कि भाई हमें कैसे पता चल रहा है, इन सब के बारे में हमें किस प्रकार पता लगी, ये कहाँ से हमें जानकारी मिल रही है। तो हम सबसे पहले 2 किताब की बात करें। कौन सी? देयर आर 2 बुक्स। These 2 books mention something about शिहाबुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक एंड फिरोज शाह। तो ये जो अलग अलग 2 पुस्तकें हैं, जिसमें कि पहली तारीख फिरोज शाही, इसमें गयासुद्दीन तुगलक से लेके हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसके बाद शिहाबुद्दीन के बारे में, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद दूसरी जो पुस्तक है वो इब्ने बतूता की है। किसकी है? इब्ने बतूता की पुस्तक है। वो कौन सी? किताबे रहला। तो ये 2 पुस्तक है। इसके द्वारा हमें क्या है, इसके द्वारा क्या है, हमें इन सभी की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें तारीफ फिरोज शाही। तो तारीफ फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। और किस भाषा में लिखी है? ये लिखी है फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखी है? ये लिखी है फारसी भाषा में। ठीक है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक, किसके? गयासुद्दीन बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक की जानकारी दी गई है। तो जब बलबन की जानकारी मिली तो स्वाभाविक बात है बलबन के बाद कौन आएगा? खिलजी। तो खिलजी की जानकारी तो ऑटोमेटिक मिलेगी। तो इसमें तारीफ फिरोज शाही में, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक से लेकर गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। जो तारीख फिरोज शाही है उसमें शिहाबुद्दीन उमर के इतिहास पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, जिसमें प्रारंभिक इतिहास से लेकर अंतिम इतिहास तक की जानकारी का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। ये तो एक पुस्तक हो गई। उसके बाद किताबे रहला की बात करें तो ये किसने लिखी है? ये इब्ने बतूता ने अरबी भाषा में लिखी है। किसने? ये इब्ने बतूता ने अरबी भाषा में लिखी है। और इब्ने बतूता ने क्या किया? यात्राओं का विस्तार पूर्वक वर्णन बताया। चूंकि आपको पता है कि इब्ने बतूता एक यात्री था और इसने इसकी जितनी भी यात्रा हुई है भारत में, जितनी जहां यात्रा किया, उसका वर्णन किताबे रहला में किया है। ठीक है। इब्ने बतूता के रहला है जो पुस्तक ने लिखी है, इसमें अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन के शासनकाल में जितने प्रकार के षड्यंत्र हुए उनके विरुद्ध, वो सब के सब जानकारी किताबे रहला में मिलती है। जब अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन का शासनकाल आया, तो शिहाबुद्दीन के शासनकाल में जितने भी षड्यंत्र हुए हैं, उन षड्यंत्रों की जानकारी, उन सभी तथ्य की जानकारी किताबे रहला में हमें मिलती है। तो ये किताब रहला के बाद दूसरी पुस्तक हुई हमारी
किताबे रहला। क्या है, शिहाबुद्दीन के इतिहास को जानने के लिए हमें किताबे रहला विशेष रूप पर क्या है, काफी मददगार हो सकती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं शिहाबुद्दीन का प्रारंभिक इतिहास या इतिहास। तो शिहाबुद्दीन जो है अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी माना जाता है। अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी कौन है? शिहाबुद्दीन। ठीक, शिहाबुद्दीन उमर को अलाउद्दीन खिलजी की हिंदू रानी, जो अलाउद्दीन की जो हिंदू रानी है कौन है? झत्यापाली। कौन है? झत्यापाली का पुत्र माना जाता है। जो झत्यापाली है उसका पुत्र माना जाता है। किसको? शिहाबुद्दीन को। झत्यापाली को देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री माना जाता है। रामचंद्र कौन थे? देवगिरी के राजा हुआ करते थे। झत्यापाली कौन है? कौन है? झत्यापाली कौन है? जो रामचंद्र है उनकी जो पुत्री है उनको माना जाता है शिहाबुद्दीन। जो शिहाबुद्दीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन जो खिलजी है उनकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था। जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद क्या है, मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन को क्या है, शिहाबुद्दीन को उमर, जो शिहाबुद्दीन उमर है उसको दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था और स्वयं उसका संरक्षक बन गया था। ठीक, शिहाबुद्दीन उमर को नाम मात्र का शासक माना जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में राज्य की संपूर्ण शक्ति मलिक काफूर के हाथों में। ठीक, एक प्रकार से अब मलिक काफूर स्वयं तो राजा बन न सका, लेकिन उसने उसके जो उत्तराधिकारी हैं शिहाबुद्दीन उमर उसको राजा बना के और एक प्रकार से उसका संरक्षक बन के राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वो उसको संचालित करता था। लेकिन जो राजा था वो कौन था? शिहाबुद्दीन। आगे शिहाबुद्दीन उमर का शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे पुत्र मुबारक खां को पसंद नहीं था। समझ पा रहे हो? अलाउद्दीन के दूसरा जो पुत्र है, कौन है दूसरा पुत्र? मुबारक खां। उसको शिहाबुद्दीन का शासनकाल पसंद नहीं था। उसने एक षड्यंत्र के तहत मलिक काफूर की हत्या करवा दी और स्वयं शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया। ये भी बहुत है। उसको पता था, किसको? मुबारक शाह को, जो अलाउद्दीन का दूसरा पुत्र था, उसको ये स्वाभाविक रूप से पता था कि अगर मलिक काफूर जिंदा रहेगा तो वो शिहाबुद्दीन को हटने नहीं देगा। तो उसने क्या है, शिहाबुद्दीन को न हटाकर मलिक काफूर को हटा दिया और उसका संरक्षक बन गया। किसका? शिहाबुद्दीन का। शिहाबुद्दीन का इसलिए बन गया क्योंकि अब क्या है, शिहाबुद्दीन को वो आसानी से हटा सकता है और उसके बाद वो स्वयं राजा बन सकता है। उसके बाद कुछ समय बाद मुबारक खां शिहाबुद्दीन उमर से परेशान हो गया। जैसे कि हम पहले भी बताया था कि जो मुबारक खां है वो पहले से ही शिहाबुद्दीन के शासनकाल से परेशान था। कुछ समय और व्यतीत होता है और कुछ समय और व्यतीत होने के बाद क्या है, शिहाबुद्दीन उमर है उसके शासनकाल से मुबारक शाह और परेशान हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उसने शिहाबुद्दीन उमर को अपने विश्वास पात्र सैनिकों से अंधा करवा दिया और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो उसके मन में पहले से ही था कि शिहाबुद्दीन को हटाना है, क्योंकि शिहाबुद्दीन का जो शासनकाल है, जो शिहाबुद्दीन जिस प्रकार से दिल्ली की गद्दी चला रहा था उसको पसंद नहीं आया। इसलिए उसने पहले मलिक काफूर को मरवा दिया, उसके बाद शिहाबुद्दीन का संरक्षक बन गया। उसके बाद कुछ समय बाद और परेशान हो गया उससे, और उसके बाद क्या है, अपने विश्वास पात्र सैनिकों से उसने शिहाबुद्दीन को अंधा करवा के हत्या करवा दी उसकी, और फिर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही होगी। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर का शासनकाल अगर देखें तो डेट स्पेसिफिक नहीं दे रहा, क्योंकि डेट का कोई निश्चित नहीं है कि डेट यही होगी। तो सिर्फ सन लिखा है 1316 से लेके जनवरी 1316 से अप्रैल 1316 के मध्य माना जाता है। ठीक है। शिहाबुद्दीन उमर के संपूर्ण शासनकाल में सिर्फ सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र हुए। इन सभी षड्यंत्रों का मुख्य
आरोपी मलिक काफूर को माना जाता है। तो शिहाबुद्दीन के शासनकाल में मुख्य रूप से जो अलाउद्दीन के जाने के बाद सत्ता एक प्रकार से इतनी भी सत्ता जो दिल्ली सल्तनत थी उसको संभालने वाला कोई योग्य शासन नहीं था। तो जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे उनके जो अलाउद्दीन के जो उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनमें भी क्या है फिर एक प्रकार से इतने योग्य नहीं थे कि इतने बड़े विद्रोह को दबा सके। तो इसी के बीच में क्या है, इसी सब के बीच में फिर ये 3 राजा हुए और एक प्रकार से केंद्रीय शक्ति प्रदान नहीं कर पाए, राज्य को ढंग से नहीं चला पाए। तो इन सभी छोटे छोटे जो मतलब शासक हुए हैं उनमें षड्यंत्र उत्पन्न हुए किसमें राजा बनने की होड़ लगी थी कि हम बनेंगे, चाहे वो सेनापति हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो भाई हो। तो एक प्रकार से सैनिकों में भी एक प्रकार से शासक लड़ रहे थे किसमें, कौन शासक करेगा, कौन राजा बनेगा। तो यहां पर खत्म होती है कहानी किसकी, शिहाबुद्दीन। किसकी, शिहाबुद्दीन की कहानी खत्म होती है। आगे शिहाबुद्दीन के बाद कौन, उसका भाई मुबारक शाह। तो मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। तो वही मुबारक शाह को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा देखेंगे कि इसके विषय में जानकारी कैसे मिलती है। तो तारीखे फिरोजशाही, ये पुस्तक मैंने बताया था आपको किसने लिखी है, तारीखे फिरोजशाही किसने लिखी है, जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है और अरबी भाषा में लिखी है। ठीक है, और इस सब में क्या है, गयासुद्दीन बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसमें भी क्या है, हमें मुबारक शाह के बारे में भी हमें जानकारी जो मिली है वो इसी पुस्तक से मिली है। ठीक, और वैसे तो क्या है, बहुत सी पुस्तकें हैं जो इसके विषय में जानकारी देती है हमें मुबारक शाह के बारे में, लेकिन इससे ज्यादा विश्वास पात्र कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो हमें और इत्यादि जानकारी दे पाए। तो पुस्तक के बारे में पता चल गया आपको कि प्राचीन शोध क्या है मुबारक शाह के बारे में जानने के लिए। उसके आगे अब जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का इतिहास पढ़ लेते हैं। पूरा नाम क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इतिहास के बारे में बात करें तो अप्रैल 1716 को नुसरत खां ने अप्रैल 1316 में मुबारक खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की उपाधि धारण कर दिल्ली का जो सिंहासन है वो संभाला। एक प्रकार से क्या है, उसने उपाधि कौन सी ली, मुबारक खां ने। जो मुबारक खां था उसने किस प्रकार की उपाधि ली राजा बनते समय, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ऐसी उपाधि लेते हुए वो सिंहासन की गद्दी पर बैठा। कब, अप्रैल 1316 में। ठीक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा पुत्र माना जाता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि जब शिहाबुद्दीन शासन कर रहा था तो मुबारक शाह जो कि इसका भाई है, दूसरा पुत्र है, उसको शिहाबुद्दीन का शासनकाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो सब पसंद नहीं आ रहा था तो पहले तो मलिक काफूर को हटाया, और मलिक काफूर को हटाने के बाद किसको हटाया, मलिक काफूर को हटाने के बाद फिर स्वयं अपने विश्वास पात्र सैनिकों से शिहाबुद्दीन को अंधा करवा के उसको हटवा दिया और खुद बन गया। और उपाधि कौन सी ली, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ऐसी उपाधि धारण कर वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो षड्यंत्र को दौर है, अलाउद्दीन का दूसरा पुत्र माना जाता है इसे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। दिल्ली का शासक बनने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने उल इमाम खिलाफत उल लाह और अल वाशिक बिल्लाह जैसी प्रख्यात उपाधि धारण भी की। तो उसने बहुत सी उपाधि धारण की, उनमें से ये कुछ थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला
ऐसा पहला शासक माना जाता है जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है जिसने अरबी खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। भाई जो अरबी खलीफा की जो सत्ता थी उसको कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने स्वीकार ही नहीं किया, और ऐसा ये पहला शासक था, क्योंकि इससे पहले कई और शासक थे जिसने क्या है अरबी सत्ता जो कि मतलब उनके जो महत्वाकांक्षी होते थे उनको स्वीकार किया था, बट इसने ऐसा नहीं किया। जियाउद्दीन वर्नी ने अपने ग्रंथ तारीफ-ए-फिरोजशाही में लिखा है, क्या लिखा है? मुबारक शाह खिलजी के बारे में क्या लिखा है कि कभी कभी ये नग्न होकर दरबार में घूमता था और इससे नर स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। तो इसका मतलब समझ पा रहे, तो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा पुरुष प्रधान था, पुरुषों की ओर आकर्षित था, और नग्न होकर भी क्या है कभी कभार दरबार में चला आता था। तो थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यक्ति था। आगे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने परम मित्र मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि प्राप्त की। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के एक मित्र भी हैं जिन्होंने क्या है जिनको उन्होंने एक उपाधि भी दी है। क्या है उपाधि? एक खुसरो खां की उपाधि। तो नाम क्या है इनके मित्र का? इनके मित्र का नाम है मुबारक हसन। क्या है? मुबारक हसन। तो मुबारक, थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते कि मुबारक हसन जो है वो कौन है और इनका मित्र कैसे बन गया। तो जो मुबारक हसन है मूल रूप से क्या है, हिंदी जो हिंदू है वो विराधु जाति का एक माना जाता है, जिसे 1305 में आइन उल मुल्क ने मालवा से बंदी बनाया था। विराधु जाति है, हिंदू जाति है, उसको 1305 में आइन उल मुल्क ने मालवा से बंदी बनाया था। और जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी मुबारक हसन के साथ खुलेआम आलिंगन चुम्बन करता था। तो ये और डिटेल में बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसा कौन बताते हैं? ऐसा पुस्तक में भी लिखा है जियाउद्दीन वर्नी, और भी कुछ था बुक में, बट वो सब बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये अभी हम जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे हैं तो सब सुनते हैं, तो वो आपको पढ़ना होगा किसके बारे में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो कभी जियाउद्दीन की वर्नी की पुस्तक ले उठाएं और उसके में संपूर्ण पता देगा कि भाई क्या क्या उनके बारे में था। आगे, तो एक प्रकार से पुरुष प्रधान में ज्यादा इंटरेस्टेड था वो, जिसको हम कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने परम मित्र मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि दी। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुबारक शाह हसन, ये अपन पहले ही उनको बता सकते हैं कि मुबारक हसन कौन था। हिंदू विराधु जाति का माल था, जो जिसे क्या है 1305 में आइन उल मुल्क ने मालवा से क्या है बंदी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में राजस्थान के सभी राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का शासन चल रहा था, तो राजस्थान के जितने भी राजाओं थे उन्होंने क्या है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था कि अब वे कुतुबुद्दीन शाह खिलजी के अधीन नहीं हैं, वो स्वयं स्वतंत्र हो चुके हैं, और एक स्वयं स्वतंत्र होने के माध्यम से स्वयं राज्य चला रहे हैं। आगे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने सभी भाइयों खिज खां, सादी खां, जफर खां की हत्या करवा दी थी, क्योंकि उन्होंने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने का प्रयास किया था। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को ये पता चला कि उसके भाई खिज खां, सदी खां, जफर खां ये सब एक योजना बना रहे हैं उसको मारने की, तो उससे पहले उन लोग मारते, इसने खुद अपने भाइयों की हत्या करवा दी ताकि क्या है उसको कोई मार ना सके। आगे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और शेख निजामुद्दीन औलिया के मध्य द्वेष रहता था। निजामुद्दीन औलिया को तो जानते ही होंगे सब सारे लोग, जिनकी क्या है दिल्ली में दरगाह है। तो औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन मुबारक
शाह खिलजी, दोनों के बीच क्या है, द्वेष रहता था, दोनों की पटती नहीं थी। आगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने कहा था कि जो व्यक्ति शेख का सिर काटकर मेरे पास लेके आएगा, मैं उसे 1000 टीके पुरस्कार स्वरूप में दूंगा। लेकिन उस समय निजामुद्दीन औलिया का एक धार्मिक स्वरूप में एक प्रख्यात व्यक्ति थे वो, तो ऐसा करने की किसी की हिम्मत न हुई। अगर ऐसा होता तो बहुत से जो व्यक्ति उनसे कनेक्टेड थे, तो एक प्रकार से क्या है, सामाजिक अहित होता, और एक प्रकार से क्या है, विध्वंस भी हो सकता था, दंगा फसाद हो सकता था। जैसे कि गांधी जी की एक प्रकार से जो व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं, अगर उनको जनता का समर्थन होता है, अगर जनता का समर्थन जिस प्रकार के व्यक्ति को है, अगर आप उसको चोट पहुंचाते तो जनता आक्रोश में आ जाती है, और इस प्रकार से फिर वहां मामला बढ़ सकता है। तो उस समय निजामुद्दीन औलिया की भी वही स्थिति थी, एक लोकप्रिय व्यक्ति थे धर्म के मामले में, और जो धर्म का ज्ञान देता है तो वो वैसे ही क्या है, महान बन जाता है, और लोग उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। तो उस समय किसी ने भी इतना ऐसा करने की हिम्मत नहीं की कि उसको मार दें और उसको 1000 दिनार मुबारक शाह खिलजी से ले लें। ठीक, आगे जियाउद्दीन बर्री ने अपने तारीख फिरोजशाही ग्रंथ में लिखा है कि मुबारक हसन खुसरो खान ने अपने विराधु सैनिकों के साथ मिलकर अप्रैल जुलाई, डेट स्पेसिफिक नहीं है इसलिए महीना दिया है, अप्रैल जुलाई 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर लिया। अब मुबारक हसन कौन है भैया? इसी का मित्र। अब देख रहे हो षड्यंत्रों का दौर, यही पहले क्या है, जो आइन मुल्क जो विराधु जाति का हिंदू का था, मालवा से बंदी बनाकर लेके आया, किसके पास लेके आया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासन का इसके दरबार में लेके आया। परम मित्र हो गए, आलिंगन किया, चुम्बन किया, लेकिन इसके बाद इसी ने क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का मामला निपटा दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को इसने खत्म कर दिया। तो बेसिकली ये हिंदू जाति का था, मालवा के विराधु जाति का था। आगे हम अब बात करते हैं भैया, यहां तो समाप्त हो गए, 2 राजाओं की कहानी समाप्त हो गई। एक तो शिहाबुद्दीन उमर, दूसरा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब लास्ट बचा है इसी वंश का, खिलजी वंश का, कौन? नासरुद्दीन खिलजी। यही तो है नासरुद्दीन खिलजी, इसी ने अपना नाम चेंज करके नासरुद्दीन खिलजी रख दिया। पहले कौन है ये? यही है भैया हसन मुबारक। और जब दिल्ली का सुल्तान बनेगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, तो अपना नाम चेंज कर देगा। नाम क्या बोल देगा? नासरुद्दीन खिलजी। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके बाद, और इसके बाद ये खत्म होने के बाद खिलजी पूरा खत्म, और खिलजी के बाद कौन सा आ जाएगा? हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद, लोधी, देन खत्म मुगल, देन ब्रिटिश, और आराम से क्या है, इतिहास को हम समझते एक प्रकार से समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। जियाउद्दीन बर्री ने अपने तारीख फिरोजशाही ग्रंथ में लिखा है कि मुबारक हसन खुसरो खान ने अपने विराधु सैनिकों के साथ मिलकर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हसन है उसने ही क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या की थी। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी? उसी के बारे में, हसन के बारे में। तो ऐतिहासिक तथ्य कौन सी पुस्तक है? तारीख फिरोजशाही, जिसमें क्या है, हमें जियाउद्दीन बर्री ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में लिखी है। और इसमें क्या है, तारीख फिरोजशाही में मुबारक शाह खिलजी तथा नासरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल के हुई विरोध घटनाओं की इनके समय जो भी घटना हुई है, जो भी षड्यंत्र हुए हैं, तो इसी पुस्तक में जानकारी मिलती है। किसकी पुस्तक है?
जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक है, किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। और नसरुद्दीन और मुबारक शाह के शासनकाल के समय जितने भी विद्रोह हुए, जितने भी दुर्घटनाएं हुए, जितने भी षड्यंत्र हुए, तो सारी की सारी जो जानकारी मिलती है वो हमें इस पुस्तक से मिल जाती है। तो ये हो गया ऐतिहासिक शोध के बारे में बात करें। आगे, नासिरुद्दीन खुसरो शाह का इतिहास। नासिरुद्दीन खुसरो शाह का इतिहास। नासिरुद्दीन खुसरो शाह का मूल नाम क्या था? मूल नाम मुबारक हसन था। ये आप लोग को भी पता है। नाम तो उसने राजा बनने के बाद ना चेंज किया। पहले क्या था? पहले मुबारक हसन था। उसके बाद जब दिल्ली का सुल्तान बना, गद्दी मिली, गद्दी मिलने के बाद ना नाम चेंज किया है। ठीक है, नाम क्या है? हसन, मुबारक हसन। नाम चेंज करेगा कौन सा? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गद्दी मिलने के बाद। मुबारक शाह हसन मूल रूप से मालवा की रहने वाली विरादू जाति से संबंधित था। ये हमने अब भी थोड़ी देर पहले बताया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आइन उल मुल्क के नेतृत्व में, अलाउद्दीन ने क्या किया था? 1305 में आइन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा को जीतने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सेना भेजी थी और संपूर्ण मालवा को जीतने के हिसाब से ये सेना उसने भेजी थी। उसी दौरान विरादू जाति के दो प्रख्यात तलवारबाज लड़ाकू हिसामुद्दीन और मुबारक हसन को बंदी बना लिया गया था। इसके अलावा उन्हें अलाउद्दीन के सम्मान उनके दरबार में उपस्थित किया गया था। तो ये जो दो वो क्या है? लड़ाकू हैं, प्रख्यात लड़ाकू हैं। तो इसमें एक क्या है? हसन मुबारक भी था और एक क्या है? इसामुद्दीन भी था। अलाउद्दीन ने इनकी वीरता और प्रतिभा को देखकर इन्हें अपनी सेना में उच्च पद प्रदान किया तथा कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया। ठीक, हिंदू थे, लेकिन जब दरबार में उनको लिया गया, उच्च पद प्राप्त कर लिया गया, तो उन्होंने क्या है? इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। दोनों लड़ाकू थे, तलवारबाज थे। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी और मुबारक हसन के साथ शारीरिक संबंध था, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी खुलेआम दरबार में मुबारक हसन को चुम्बन आलिंगन करता था। तो इससे ज्यादा डिटेल आपको चाहिए है दोनों के बारे में, दोनों के संबंध के बारे में, तो अब जियाउद्दीन की बरनी की पुस्तक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें और भी कुछ लिखा है। ठीक है, तो मुबारक शाह जो है वो हसन को, जो उसका मित्र था, उनको क्या है? दरबार में आलिंगन चुम्बन वगैरह करता था। मुबारक शाह खिलजी ने तो मुबारक हसन को खुसर खां की उपाधि प्रदान की थी। ये पिछले थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं। अप्रैल और जुलाई 1320 में मुबारक हसन उर्फ खुसरो खां ने अपने विश्वास पात्र विरोधी सैनिकों के साथ मिलकर मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ये हमने पिछली वीडियो में भी मतलब चर्चा की थी कि जो विरादू जाति का ये थे, कौन है? हसन। पहले तो हिंदू ही था, लेकिन बाद में जब सुल्तान के शासनकाल में उच्च पद उसको मिल गया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बट मुबारक शाह की हरकत गलत थी, उसके साथ आलिंगन कर रहा है, चुम्बन कर रहा है, तो वो तो मारे गए उसको बाद। तो इस प्रकार से अपने विरादू जो जाति के सैनिक थे, विश्वास पात्र सैनिक थे, उनके साथ मिलकर कुतुबुद्दीन शाह खिलजी की कहानी खत्म कर दी इसने और खुद स्वयं गद्दी पर बैठ गया। मुबारक शाह उर्फ खुसरो ने नासिरुद्दीन शाह की उपाधि धारण कर अप्रैल-जुलाई 1320 में दिल्ली का शासन प्राप्त किया। ये हमने बताया था कि जब शासन प्राप्त करेगा तब अपना नाम बदलेगा। क्या नाम रख लेगा? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह को भारतीय इतिहास में नासिर खान के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि नासिर खान को किसके नाम से जाना जाता है? तो नासिर खान को नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का शासक बनने के बाद नासिरुद्दीन खुसरो ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर सिक्के जारी किए। इसके बाद देव देवी से विवाह किया तथा अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र
खिलजी खां की बेगम थी। इसके बाद जो जो देव देवी जो देवल जो है, देवल की देवी कौन है? देवल की देवी हैं से विवाह किया, जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की बेगम थी। आगे देवल देवी हैं गुजरात के बघेला वंशी राजा राय कर्ण की पुत्री थी। तो यहाँ पर थोड़ी चर्चा करें कि जो देवल देवी हैं वो कौन है? तो वो गुजरात के जो शासक हैं राय कर्ण की पुत्री थी, जिसे मलिक काफूर उठा लाया था तथा बाद में अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर उसका विवाह खिर्ज खां है उसके साथ करा दिया था। तो हुआ क्या था, जब क्या है अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला किया था, देवगिरी पर तो हमला किया था, और उसके बाद क्या है गुजरात पर हमला किया था। तो गुजरात का राजा कौन था? गुजरात में जो राजा थे वो राय कर्ण थे। तो राय कर्ण उस समय क्या हुआ, अपनी पुत्री को तो लेके भाग गए थे, और उसके बाद उसकी जो पत्नी बची थी तो पत्नी वहीं छोड़ गए थे। तो पत्नी को जब मलिक काफूर लेके आया था तो पत्नी के साथ विवाह किसने कर लिया था? अलाउद्दीन ने। लेकिन उसकी बेटी बची थी। बेटी को भी जब बंदी बनाकर अलाउद्दीन के दरबार में लेके आए तो अलाउद्दीन ने कहा एक काम करो, इसका जो विवाह है उस मेरे पुत्र खिर्ज खां उसके साथ कर दिया गया। तो वही खिर्ज खां की जो बेगम थी देवल की जो देवी थी, उसी की शादी नसरुद्दीन ने अपने साथ कर ली। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नासरुद्दीन खुसरो शाह को सभी सूबेदार ने अपना शासक स्वीकार किया, लेकिन दीपालपुर के शासक सूबेदार मलिक तुगलक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने इसे क्या है स्वीकार नहीं किया अपना शासक। आगे मलिक काफूर जो क्या है मलिक तुगलक है उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने नासरुद्दीन खुसरो शाह को इस्लाम का दुश्मन तथा काफिर कहा, क्योंकि वह मूल रूप से हिंदू था। तो अब कहानी में एक नई एंट्री हो रही है और एक नया किरदार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अब तुगलक वंश की स्थापना होगी, इसलिए थोड़ा सा तुगलकों का यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेयर होगा। ठीक है, तो सब सरदारों ने उसको शासन स्वीकार किया, बट जो तुगलक था मलिक तुगलक, किसी को क्या है गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, उसने इसको शासन स्वीकार नहीं किया और इसने एक काफिर बताया। क्योंकि मुसलमान जो है अब उनके धर्म के अलावा जो भी व्यक्ति हैं उनको काफिर कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इस्लाम के लिए खतरा है और ये इस्लाम का दुश्मन है, इसलिए इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। चलो आगे की बात करते हैं। मलिक तुगलक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने क्या है नासरुद्दीन खुसरो शाह को पद से हटाने के लिए एक विशाल सेना बनाई, जिसमें तुर्क, मंगोल, रोमी, मेवती और राजपूत शामिल थे। तो इसने नासरुद्दीन शाह को हटाने के लिए एक विशाल सेना बनाई, जिसमें क्या है तुर्क, मंगोल, रोमी, मेवती और राजपूत शामिल थे। मलिक तुगलक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ और रास्ते में छोटे छोटे राज्यों को इसको जीतते हुए दिल्ली के निकट पहुंचा, जहां पर नासरुद्दीन खुसरो शाह की सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी। नासरुद्दीन को भी पता था कि भाई सब तैयार है, ये तैयार नहीं है तो डेफिनेटली युद्ध चाह रहा है, और युद्ध के बाद क्या खुद क्या है राजा बनना चाह रहा है। तो उसको भी पहले पता था कि ये युद्ध ही करने आ रहा है। इसी समय मलिक तुगलक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सैनिकों से कहा था कि एक काफिर हमारा शासक कैसे हो सकता है। तो काफिर का मतलब मैंने बता दिया कि जो मुसलमान होते हैं वो अपने खुद के धर्म के अलावा जो भी लोग हैं उसको काफिर कहते हैं।
और उसने कहा कि इस्लाम खतरे में है। ये लाइन को काफी शासक बोल चुके हैं। उसके बाद 5 सितंबर 1320 को दो सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें नासिरुद्दीन खुसरो की सेना पराजित हुई और उसे बंदी बनाकर मलिक तुगलक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने सामने उपस्थित किया। उसके बाद मलिक तुगलक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन जो है खुसरो शाह की ठीक उसी प्रकार से हत्या की जिस प्रकार उसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कैसे की थी? किसने? नसरुद्दीन ने अपने सैनिकों से अंधा करवाकर उसकी मृत्यु कर दी थी। उसी प्रकार से भी क्या है, उसकी मृत्यु कर दी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या के बाद अमीरों के विशेष आग्रह करने पर मलिक तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर दिल्ली का शासन प्राप्त किया। तो भाई हत्या हो जाने के बाद जब नसरुद्दीन की हत्या हो गई, उसकी हत्या करवा दी सैनिकों से, फिर क्या है, मलिक तुगलक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने एक बार सबसे पूछा कि भाई और किसी को सत्ता की लालसा तो नहीं है, मतलब और कोई जो मतलब और बड़ा जो बुजुर्ग है अगर वो चाहे तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकता है, मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रंजिश है कि मैं उसको नहीं बैठने दूंगा। तो एक प्रकार से ये बड़ापन दिखा रहा था कि भाई बैठ जाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी प्रकार से ये एक प्रकार से वो अपने मन में सोच भी रहा था कि अगर कोई और बैठे तो मैं इसकी गर्दन भी उड़ाऊं, उसके बाद फिर मैं चैन से बैठूं। तो एक प्रकार से लोगों को लगा कि बड़प्पन दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर मन में लालसा थी कि कहीं 2-4 सिर काट कर फिर से मारना पड़ेगा और फिर मेरे को गद्दी में बैठना पड़ेगा। तो एक प्रकार से दिल्ली पर खिलजी वंश खत्म होता है। अब इसके बाद क्या है, तुगलक वंश स्टार्ट हुआ। तो तुगलक वंश पढ़ेंगे कल। तुगलक के बाद तुगलक पढ़ेंगे जिसमें कि गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, और इसी प्रकार से सैयद फिर लोधी, उसके बाद देन मुगल। तो आशा करते हैं ये जो आज की कहानियां हैं इसमें तीन जा सकते हैं वो आपको पसंद आएगी। और इसी प्रकार से #निशु देखते रहिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।